नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप देख रहे हैं पर विजन न्यूज। अभी इस वक्त हमारी उपस्थिति है दरभंगा और मधुबनी के मध्य में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे हमारे साथ हैं इस स्कूल के डायरेक्टर, जिनका नाम है कृष्णकांत कुमार निराला जी। तो हम इनसे बात करते हैं। जो इनका स्कूल है वो बच्चों के लिए जो खास करके पहला पसंद है वो क्यों है, और जो बच्चे इस लोकेलिटी के होते हैं, इस आसपास के होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो होते हैं, लेकिन फिर भी जो चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं वे फर्स्ट प्रायोरिटी इसी स्कूल को देते हैं। तो हम बात करते हैं सर से। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सर, आप हमें बताएं कि आपकी स्कूल की जो विशेषताएं हैं क्या है। मैडम, सर्वप्रथम तो यह मेरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है जी। और न्यूनतम शुल्क में मैं अधिकतम शैक्षणिक गुणवत्ता प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने विद्यालय में आरटी के तहत भी अधिसंख्य विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है और विगत कई सालों से जब से स्कूल की स्थापना हुई है मैं अनवरत टर्म कंडीशन को मैंने पालन किया है। इसके अतिरिक्त मैं बाहरी शिक्षक को प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है। तो बाहरी शिक्षक पूर्णकालिक होता है, फुल टाइमर होते हैं, वो पूरा मनोयोग से पढ़ाते हैं। तो जो भी नव आगंतुक अभिभावक आते हैं तो यहाँ की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसको देख के अभिभूत होते हैं। मेरे यहाँ कंप्यूटर का सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी 40 कंप्यूटरों का सेट है। बड़ी लाइब्रेरियां हैं, 1200 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरियां हैं। 600 स्क्वायर फीट की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स की भी प्रायोगिक कक्षाएं हैं। यह सब देखने के बाद कोई भी अभिभावक क्यों नहीं अभिभूत होगा, क्यों नहीं वो प्रफुल्लित होगा, उत्साहित होगा। जी 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 सर, आपने बताया है कि जो आप ज्यादातर जो शिक्षक को रखते हैं वे आपके बाहरी ही जो है शिक्षक रहते हैं, इसका क्या कुछ खास वजह है सर? यहाँ के ऐसा नहीं कि यहाँ के लोकल शिक्षक योग्य नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें एक स्थिरता नाम की चीज नहीं होती। वो 500,000 के लालच में जो है वो हेयर एंड देयर वो करते रहते हैं, समझे। तो बीच सत्र में पढ़ाई छोड़ के वो अन्यत्र चले जाते हैं। इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। सिलेबस प्रभावित होता है, बच्चे 100 सवाल करते हैं। तो ये बहुत इस त्रासदी से उबरने के लिए मैंने मैक्सिमम बाहरी शिक्षक, आउट ऑफ स्टेट के टीचर को ही मैं प्राथमिकता देता हूँ। वो रहते हैं तो फुल टाइमर रहते हैं, पूरा मनोयोग से दक्षित होकर के। खास कर इंग्लिश स्पोकन उन लोगों का वेल एंड गुड होता है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज की दुनिया इंग्लिश पर भाग रही है, तो ये भी एक कारण है। बाहरी शिक्षकों का चयन जो है ये भी एक कारण है। बच्चों के समग्र विकास और संस्कार के लिए क्या कुछ करते हैं? अभी अद्यतन लेटेस्ट जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और कोशिशें हैं वो मैं कर रहा हूँ। बच्चों का चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेलकूद का विषय हो या कोर्स ऑफ स्टडी जो जिसको पाठ्यक्रम बोलते हैं वो हो, अपने निर्देशन में, अपने मार्गदर्शन में, अपने अनुशासन में और अपने प्रशासन में मैं पूरा सख्त हूँ। पूरा गाइडलाइन के अनुसार सब पर निगाह रखता हूँ। पूरे होशो हवास में सब कुछ चल रहा है। कहीं कोई मान लीजिए अनुचित मैं काम नहीं होने देता हूँ। किसी के जो भी शिकायतें हैं, शिकवा लेके जो को भी आते हैं उनकी बात मैं सुनता हूँ और उनका शंका निवारण करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस पर लेपापोती करता हूँ, ऐसा कतई नहीं है, मैं उनकी सुनता हूँ। ये स्कूल जो है सर कब से चला रहे हैं? इसकी ये 2013 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, तब से अनवरत चल रहा है। जी। कितने अभी वर्तमान टाइम में जो इसमें स्टूडेंट्स हैं कितने हैं? अभी 2200 इनरोल है। अच्छा, 2200 जी। तो जो कमजोर विद्यार्थी हैं या फिर जो आपके स्कूल के
तेज छात्र हैं, उनको किस टाइप से आप देखते हैं और उन पे जो है किस टाइप से आप ध्यान देते हैं कि दोनों जो है बराबर रहें? जो कमजोर वर्ग के हैं, या मान लीजिए कमजोर वर्ग नहीं, मतलब शैक्षिक रूप से जो कमजोर है, उसके लिए अलग से हम डाउट पीरियड भी रखते हैं। ठीक है, उसमें टीचर रहते हैं बाकायदा, और किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी प्रॉब्लम है जिस सब्जेक्ट से संबंधित, वो सब्जेक्ट टीचर वहाँ उपलब्ध रहते हैं और उनका डाउट क्लियर करते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं स्कूल में ट्यूशन की भी व्यवस्था अतिरिक्त, मतलब कक्षा मैं लगाता हूँ, और फ्री में, उसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। कोई भी आदमी वो अपने संसाधनों से वो आकर के या इसका लाभ ले सकता है। जो अभिभावक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि मैं वो सबसे पहले तो उनका मेरे ऊपर, मेरे विद्यालय के ऊपर जो ट्रस्ट है, जो विश्वास को लेकर के आते हैं, वो विश्वास मैं खंडित होने नहीं देता हूँ। वो विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिनानुदिन उनके विश्वास को मैं और निखारूं, और मैं समृद्धि लाऊं शिक्षा के क्षेत्र में, और बेहतर जितना बढ़िया हो सके मैं शैक्षणिक माहौल को सुधारूं, और मेरे सोसाइटी के समाज का आदमी लाभान्वित हो सके, वो मेरे लिए मेरे हर्ष का विषय है। जी जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या किस टाइप का आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि जहां आज लोग जॉब के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या पहले के भी लोग, उस टाइम में आपका स्कूल जो है बेहतर है और आप जो है लोगों के हित में सोच रहे हैं, लोगों के लिए जी रहे हैं? ऐसा है मैडम, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। मेरे पिताजी कृषक रहे हैं, मैं जीरो से इसका शुरुआत किया हूँ। जी जी। और मैं नहीं समझता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कुछ आदमी जैसे बीए है, एमए है, बीएड है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, या इस सब को लेकर के एक बहुत सा उच्च ग्रंथि में जीते हैं। जी जी। ठीक है, और कुछ छोटा छोटा काम करने में हिचकते हैं, छोटा छोटा काम करने से वो परहेज करते हैं, वही उनके समझिए लिए बेरोजगारी का कारण होता है। मैंने कभी इतना उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी मैंने कभी ऐसा वैसा नहीं सोचा। मैंने काम को प्राथमिकता दिया। कर्मेव जयते, सर्वमेव जयते, सत्यमेव जयते, इसका अनुशीलन किया हूँ। मैं सबों को बोलता हूँ, जो भी हमसे अनुज या अग्रज जो भी अभिभावक हैं, उस सबको मैं बोलता हूँ कि आप मेहनत कीजिए। आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में ईमानदारी से, बिना किसी शंका उपशंका का, बिना किसी वाद विवाद का, बिना किसी कलेश का, ये वो अपना देखिए, आप काम कीजिए। जी जी। काम करेंगे तो दुनिया सलाम करेगी। आज उसका जीता जागता उदाहरण हमारा विद्यालय है। मैं स्वयं हूँ, लोगों के लिए चर्चा का कौतूहल का विषय हूँ। मेरे कितने समझिए कि सह व्यवसायी, ठीक है, वो आज आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना सारा एक शॉर्ट पीरियड में इतना सारा स्टूडेंट को कैसे जोड़ ली। अच्छा सर, एक और भी चीजें आपसे पूछना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो है बहुत सारे स्कूल्स हैं, बच्चे के आसपास में भी, जिनके आसपास में भी स्कूल हैं, वो भी बच्चे कहीं ना कहीं आपके स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, दूर दूर से भेज रहे हैं। वहाँ उनको पता है कि हमारा बच्चा का जो स्कूल है वो दूर पड़ेगा, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, लेकिन फर्स्ट चुनाव आप ही का स्कूल है। मैडम, मेरा मानना है कि हर एक अभिभावक, चाहे वो जितना भी कम आय वर्ग का हो, सबका अभिष्ट रहता है, सबकी इच्छाएं रहती है कि मेरा बेटा जो थोड़ा 2 रुपया ज्यादा भी लगे, लेकिन वो अच्छा जगह रहे, अच्छा जगह पढ़े, अच्छे वातावरण में पढ़े, उनमें शैक्षणिक गुणात्मक कुछ सुधार हो। तो ये सारी जिनकी उनकी जो उनके अंदर जो सुसुप्त इच्छाएं हैं, जो बेहतर अंतरात्मा है, उसमें जो दबी हुई जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर हम सब कुछ दे रहे हैं। तो उनको उनका ट्रस्ट, विश्वास बना हुआ है और एक दूसरे से प्रसारित होता है। आज जो शुरू में तो कम ही था, सहने सहने क्रमशः मेरा भी क्रमिक विकास हुआ है। वो ड्यू टू
एजुकेशन, ड्यू टू गुड एजुकेशन, ने अच्छी शिक्षा के बदौलत लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चालू किया और लोग एक दूसरे को कहता गया और ये कारवा बनता गया और आज एक अच्छा खासा मुकाम पर हूँ। सर, आज की जनरेशन में जितना ही शिक्षा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, उतना ही आवश्यक कहीं ना कहीं संस्कार भी है। तो बच्चे में संस्कार का जो ज्ञान है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? आज ये दुख का विषय है मैडम कि अपने देश में नहीं वरन अपितु विदेशों में भी नैतिक मोरल डाउन हो रहा है, नैतिक ह्रास हो रहा है। ये चिंता का विषय है और इसके लिए प्रत्येक अभिभावक को हम बोलते हैं कि अपने घर का माहौल सुधारिए। ठीक है, आप मोबाइल नहीं दीजिए, अनावश्यक टीवी नहीं चलाइए। जो भी आपके घर में उस बच्चों का कोई मामा, मौसा, फूफा, नानी, मामी, दादी जो भी हो, उसके प्रति आदर भाव उसको सिखाइए न, कैसे नतमस्तक होता है, कैसे चरण स्पर्श करता है, कैसे सेवा भाव से उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन होता है। ये बच्चों में सिखाइए। आप खुद लिबरल रहिए और हार्ड भी रहिए, लिबरल भी रहिए और हार्ड भी रहिए न। ऐसा नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुतेर हो, दूसरे को उपदेश दीजिए और स्वयं व्यवहित व्यवहार में वैसा नहीं रहिए, तो बच्चा तो आप ही का फॉलोअर होगा ना। आप जितना अच्छा करेंगे बच्चे भी उतना अच्छा करेगा, उतना बेहतर करेंगे। तो जहाँ नैतिक शिक्षा की बात है तो प्रथम पाठशाला तो घर ही होता है। मेरा विचार है कि मम्मी और पापा अगर या उसका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर अगर थोड़ा अनुशासित है और लचीलापन है, नैतिक रूप से वो चारित्रिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, तो बच्चे पर भी उसी के समानुपात में असर पड़ता है। तो मैं हर अभिभावक को बोलता हूँ कि ये जो सब है प्रकरण, आप परिवार प्रथम पाठशाला होता है, आप परिवार से शुरुआत कीजिए और मैं उसमें गुणात्मक सुधार ले आऊंगा। आधुनिक शिक्षा को देखते हुए आप क्या क्या चीजें जो है बच्चों पे अप्लाई करते हैं कि वो आधुनिक टाइम में जो कंपटीशन का युग है, कंपटीशन के दौर में वो सबसे ज्यादा आगे रहे। इवन जो है वो कहीं ना कहीं काम करे तो अपने जिला के लिए काम करे, अपने जो है नेशन के लिए, स्टेट के लिए काम करे। अभी चूंकि सब सिलेबस एनईपी में भी बहुत सारा आपको प्रोग्रामिंग सब चेंज हो रहा है, न्यू सिलेबस आ रहा है, तो हम लोग तो न्यू सिलेबस को फॉलो करेंगे। पहले जो प्राचीन जो परंपरा था, जो प्रणाली थी शिक्षा की, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत सारा चीज वो एडिंग हो रहा है, तो हम उसका फॉलोअर बनेंगे। अभी तक जो दिशा निर्देश मुझे सीबीएसई के अकॉर्डिंग अथवा बिहार सरकार के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन मुझे मिल रहा था, उसके अनुसार मैं भी जो भी है प्रौढ़िक कक्षाएं, स्पोर्ट्स का है, कल्चरल प्रोग्राम है, ये सब सारी सुविधाएं दे रहा था। मेरे शिक्षक सब बहुत ही एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं और अनवरत कुछ न कुछ बच्चों में नया जो समझ साइंस फेयर वगैरह सब होता है। अक्सर मैं साइंस फेयर क्लास साल में 2 बार मैं साइंस फेयर लगाता हूँ। अच्छा। जी, उसमें जो भी है नामचीन हस्ती सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। लोग बाग आते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो जो साइंस फेयर का नाम आपने बताया सर, वो साइंस फेयर में किस टाइप का वो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? उसमें बच्चे को जैसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, कोई ऐसा नहीं बोलता हूँ ओपन, किसी भी क्षेत्र में आप किसी के क्षेत्र में कुछ आप बीज के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आप बीजे के बारे में, भ्रूण का विकास है उसी के बारे में, प्लांट का विकास है उसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये वातावरण के बारे में। अभी वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन सब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, समझे, विभिन्न प्रकार कल कारखाना है, औद्योगिक कचरा सब है। तो इस प्रदूषित वायु से भी कुछ आप प्लांटेशन करके, हाँ, तो बच्चों को बोलता हूँ वो कीजिए या कुछ इस तरह का आविष्कार कीजिए आप लोग, जो ताकि हमारा साइंस का ही आविष्कार से गरीबी दूर हुई है। आज एक निम्न आय वर्ग का आदमी भी पाँव में चमड़ा का जूता पहनता है या प्लास्टिक का चप्पल है, सबको तो साइंस का देना तो कहीं ना कहीं हर चीज, आज कोई टूथपेस्ट है, कोलगेट कुछ भी है, मान लीजिए जो भी है, या तेल है, सोप है, साबुन, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं दैनिक जीवन में, सब साइंस का ही देना। साइंस के आविष्कार से ही हमारा मानव जीवन सरल सुलभ हो गया है। तो साइंस को तवज्जो देने के लिए मैं आपको बोलता हूँ सबों को, इसी से रिलेटेड कुछ सोचिए। डिपेंड, आपको आजादी है, अपने फील्ड में कुछ कीजिए, कुछ नया, कुछ नूतन, कुछ अभिनव, कुछ नया प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि एक लकीर का फकीर बनाना वो साइंस का उद्देश्य नहीं है।
और साइंस फेयर, वही चीज है। योग हो या फिर आपका मेडिटेशन हो जी। या साथ ही ये एग्रीकल्चर हो या फिर कल्चरल प्रोग्राम हो, जी। ये भी उतना ही जरूरी हो गया है हर मानव जीवन में, खास करके जो छात्र वर्ग हैं उसके लिए। तो उन पे आपका क्या मतलब वर्क होता है? अब इसके लिए बहुत मैंने खुशी की बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि बेंगलुरु से एक योग शिक्षिका मेरे यहाँ समझिए कि चूंकि उनका घर ही है दरभंगा में, तो समझिए कि 2 बार आकर के साल में योग कक्षाएं वो लेती हैं, एकदम मैंने वो निःशुल्क सेवा भाव से एकदम समर्पित ढंग से सब कक्षा वो लेती है, सबों को जागरूक वो करती है। योग आज क्या है, योग से बीमारियों पर किस हद तक, या विभिन्न प्रकार का जो आप डाइट लेते हैं या शरीर में का एक्सरसाइज है वो होने से बहुत सारा मैंने डिऑक्सी जो होता है तो कैसे होता है, इस सब के बारे में बहुत बारीकी से बताती है कि मैडम है ना। तो जागरूकता हो या पैंडेमिक हो, तो उस पे आपका कुछ बच्चों को प्रोग्राम वगैरह करवाते होंगे इस पे, या फिर जो है कुछ जो है इस टाइप का आयोजन वगैरह? नहीं होता है ना, निसंकोच। हाँ, वो तो आज की जरूरत है। जी नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उस पे उनको नहीं लगता है प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर उनके लिए टाइम बाधा बन जाता है, तो इसीलिए मैंने ये ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो ये बोलते हैं 24 घंटा है ना मानव जीवन में, लेकिन उसका सर्वाधिक उपयोग आज मान लीजिए, आज प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या जो भी IAS IPS जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी इतिहास लिख रहे हैं, उनके पास भी तो वही है ना 24 घंटा। तो टाइम मैनेजिंग हम सही से करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। आज को आप खुद देखें, आज हम बच्चों के बीच में कितना व्यस्त थे, तथापि हम समय निकाले हैं ना। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही है, मेरे ख्याल से एक बहाना है, अगर विद्यालय चाहे तो हर सर्वांगीण विकास हो सकता है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ के बच्चों का जो अचीवमेंट रहा है किसी भी क्षेत्र में, वो साइंस हो, वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या वो संस्कार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर परफॉर्मेंस, एजुकेशन परफॉर्मेंस में हो, तो उनका थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। मैम, हमने बहुत सारा है यहाँ, और इन ऑफिशियल आपको रिकॉर्ड में है, उतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से जो निकले हैं, आज वो MBBS हुए हैं, ठीक है, और वो बहुत फील्ड में आपको मैंने CA वगैरह सब किया है, चार्टर अकाउंटेंसी में सब में ऐसा हुए हैं, कुछ मैंने सिपाही बने हैं, कुछ ये परीक्षा वगैरह सब है जो BPSC वाला, हाँ वो सब भी कंप्लीट किए हैं। तो एक अभी तुरंत हाल फिलहाल आपको हैरत अंगेज रिजल्ट परिणाम मिलेगा, शायद मैंने अंडर 16 में वो प्लेयर बनेगा। अभी जो धोनी जी हैं, उनके क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट का जो, हाँ उसमें प्रशिक्षण ले रहा है। और सब अमित शाह जी मैंने उसको पुरस्कार दिए हैं ना, यही रहिका के ही है और मेरे विद्यालय में। सर, यहाँ पे स्पोर्ट्स का कैसे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आप लोगों के द्वारा, स्कूल के द्वारा? स्कूल के द्वारा जैसे वही तो मैंने बोला ना आपको कि जैसे कबड्डी वगैरह है, ठीक है, खो खो है, और ये क्या बोलते हैं उसको, टेनिस ना, बैडमिंटन, ये सब जो है थोड़ा ये सब कुछ। जी अच्छा। इसमें सर आप कुछ और, हाँ एक और चीज पूछ लेते हैं, दार्जिलिंग, हाँ वही पूछ रहे थे, हाँ नहीं वही पूछ रहे थे, हाँ नहीं ये 2 चीज पूछ लेते हैं, थोड़ा टाइम बता दीजिए हमको कि कितना हो गया इसका। नहीं वो टाइम नहीं, इसका टाइम कितने मिनट का हो गया? 20 मिनट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ। सर आप हमें ये बताएं कि आपने अपने स्कूल का नाम जो है वो रखा है दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है नाम इसका, क्या ये फ्रेंचाइजी है या फिर नहीं? दार्जिलिंग, चूंकि मैं दार्जिलिंग हिल टॉप पर्वतीय प्रदेश है,
तो वहाँ का जो मैं अक्सर जाया करता था, क्योंकि मैं लेखक भी हूँ, मेरे अंदर लेख की अंतर्दृष्टि है, तो ये पर्वतीय प्रदेशों का जो नैनाभिराम दृश्य है वह मुझे आकर्षित करता है। अगेन एंड अगेन समझिए कि मैं जाता हूँ, वहाँ का पूरा हरितिमा, हरियाली, हरा भरा परिदृश्य, और वहाँ के विद्यालय, कलरफुल विद्यालय, वहाँ का जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनका सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, हाँ, वे ऑफ स्टाइल, टीचिंग मेथड, ये सारी चीजें मुझे समग्र रूप से वो प्रभावित करता है और किया है। इसीलिए मैंने यहाँ भी, मेरा मिशन है कि एक मिनी दार्जिलिंग तो हम बना ही सकते हैं। वही कोशिश है हमारी कि इसीलिए मैं अपने विद्यालय परिसर को भी साफ सुथरा मैं रख रहा हूँ। आपको भी दृष्टिगोचर हो ही रहा होगा जी। और बाकी जो भी शैक्षणिक चीज है वो उसका आप अवलोकन कर सकती हैं। यहाँ जो शिक्षा का पैटर्न है सर, क्या है शिक्षा का? CBSE इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में? जी जी, इंग्लिश मीडियम है जी जी। 80% इंग्लिश में प्रत्येक टीचर को ईच एंड एवरी डे बोलना ही है जी। सिर्फ 20% हिंदी में वो सपोर्टिंग लैंग्वेज के लिहाज से वो सभी के बच्चों को इशारा करते हैं जी जी। ताकि हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो भूगोल है हम लोगों का वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, सबके माता पिता वो हिंदी पृष्ठभूमि से आते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा है मैथिली पृष्ठभूमि से आते हैं, तो 100% अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो सब बाउंस करेगा। सर, यहाँ पे बच्चे जो आते हैं वो खास करके मैथिली बोलने वाले आते हैं, और मैथिली अपने लोगों का जो अभी भी जो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीखना सभी चाहते हैं, पढ़ना सभी चाहते हैं, बट इंग्लिश अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। लेकिन आपके जो स्टूडेंट, जो आपके शिक्षक हैं टोटल, वो इंग्लिश बोलने वाले 80% हैं। तो उसमें आप किस टाइप से बच्चे को जो मैनेज करते होंगे? अचानक से मैथिली बोलने वाले बच्चे और इंग्लिश स्कूल में आते हैं, खास करके ग्रामीण तबके के बच्चे को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या यहाँ पे ज्यादा ग्रामीण तबके के बच्चे आते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? तो धीरे धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम में होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज आया और आज ही क्या क्लब होगा, ऐसा पूरे भारतवर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस अथवा विद्यालय में ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है, ठीक है, वो कालखंड में होता है। वही बात मेरे यहाँ भी होता है, और होता है तभी तो अभिभावक ट्रस्ट करते हैं और यहाँ तक खींचे चले आते हैं मैग्नेट की तरह। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समझिए कि हर कहाँ नहीं विद्यालय, जी जी बिल्कुल, आजकल गांव कस्बा में कहाँ नहीं है विद्यालय, सभी जगह है, लेकिन मेरे यहाँ ही सर्वाधिक स्टूडेंट हैं, और भी नामचीन समझिए हस्ती सब का बच्चा यहाँ आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेहतर है तभी तो आता है जी। अभिभावकों और छात्र को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को मैं बोलूंगा कि स्कूल का चयन करने में पारदर्शी रहें, आंख मूंद करके कहीं मत, और पहला नामांकन जो है वो नाक मूंद के मत करें। विद्यालयों का सही से प्रॉपर में देखें कि विद्यालय में शिक्षक हैं तो कहाँ के शिक्षक हैं, उनके पास बीएड की डिग्री है कि नहीं, डीएलएड है कि नहीं, ठीक है, वो एमएड है कि नहीं, ठीक है, हर भाषा के विशेषज्ञ हैं कि नहीं, टीचर का समर्पण है कि नहीं, टीचर मेच्योर्ड है कि नहीं या अनमेच्योर्ड है ना। तो ये सब चीज देख करके और 1, 2 रोज 4 रोज उनको अवलोकन करके तत्पश्चात एडमिशन लेना चाहिए। नहीं, एक बार एडमिशन लेने के बाद वो फंस जाते हैं, उनका किताब में फंस जाता है पैसा, एडमिशन में फंस जाता है, फिर सालों उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है, तो बच्चे का बहुत ही मैंने उसमें नुकसान हो चुका होता है। तो मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाइए, पहले आप एक समीक्षा कीजिए, एक एनालिसिस, एक विश्लेषण कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, तदुपरांत एडमिशन लीजिए। अगर आपको जमता है, जचता है तो एडमिशन लीजिए, अन्यथा आप कुछ और बेहतर का तलाश कीजिए। आगे आपकी जो रणनीति है वो और भी ब्रांचेस खोलने की है या इसी को इंक्रीज करने की? पहले देखिए, सर्वप्रथम तो ज्यादा ये मिथ्या होगा कि हम ये हम वो, हम ज्यादा दिवा स्वप्न या ज्यादा काल्पनिक बात में विश्वास नहीं रखते हैं। पहले तो हम इसी को सींचेंगे, इसी को बेहतर करेंगे,
और इससे अगर सब परिपूर्ण हो जाएगा तो अन्य विकल्प तो खुला हुआ है, उस पर भी हम देंगे। लेकिन सर्वप्रथम अभी इसी को बेहतर और करने की है। मैं डिस्ट्रिक्ट में इसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जी। यहाँ पे शिक्षकों का जो चयन है कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू आपको सर्टिफिकेट, पहले सर्वप्रथम तो हम सबों का जो शैक्षणिक योग्यता है उसको देखते हैं। इसके बाद डेमो क्लास लेते हैं। ठीक है, डेमो क्लास मीन्स बच्चे होते हैं और उसमें हमारे जो नव आगंतुक शिक्षक होते हैं वो जाते हैं और बच्चों के बीच में जो पढ़ाते हैं 3 डेज हम लोग डेमो लेते हैं। बच्चे से ही फीडबैक लेते हैं। अगर बच्चे बोलते हैं जो सर ठीक है ओके तो ओके। अच्छा, समय समय पे सर जो शिक्षक है, ट्रेंड शिक्षक भी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को प्रमाणित करने की जरूरत होती है, तो वो भी कुछ एग्जामिनेशन वगैरह आप लोग लेते होंगे या समय समय पे इस टाइप का जो है उनका एक रिजल्ट जानने के लिए कुछ करते होंगे क्या? वो तो करना ही पड़ता है ना जी। अच्छे मोटिवेटर ला करके, कभी कभी मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ जो यूएसए, अमेरिका से, आपको इंग्लैंड से, सिंगापुर से कुछ एनआरआई का सानिध्य मुझे प्राप्त है और वो आकर के अपने संसर्ग में, अपने सत्संग में उन लोगों को मोटिवेटर स्पीच देते हैं कि आज यूएसए में क्या पढ़ाई हो रही है, आज वहाँ के विद्यार्थी कोडिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आज समझिए कि एक से एक रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस में, मैंने सब चीज में बच्चा सोच रहा है। यहाँ के बच्चे जैसे नहीं पुरानपंथी हैं, बस दकियानुसी है, जो सिलेबस है आज 10 साल से या 15 साल से 20 साल से वही पढ़ रहा है, एक ही चीज को रट्टा मार माने वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वहाँ एक हमेशा कुछ न कुछ नया नया चीज, वहाँ का आदमी सब एक से एक वास्को डी गामा, कोलंबस, आइंस्टीन, जोसेफ स्टीफेंस, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, बच्चों को भी मोटिवेट करते होंगे, मोटिवेशनल एक्स्ट्रा कोई क्लासेस वगैरह चलाते होंगे? है ना, एक तो वैकेंट क्लास हम लोग रखते हैं, ठीक है, जिसमें कभी कभी बच्चों को एक नियमित दिनचर्या है कि उसमें बैठा के कुछ अच्छा मतलब जो स्पीकर आते हैं, ठीक है, तो उनसे वहाँ पे गेट टुगेदर करवाते होंगे ताकि नॉलेज को कुछ बेहतर कर पाए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र का हमको अच्छा लगता है, मतलब कोई उद्योगपति है तो उनको आमंत्रित करते हैं कि सर वैकेंट पीरियड में आइए, 5-10 मिनट आप बच्चों को, हमारे बच्चों को और टाइम दीजिए। वो अपनी उपलब्धि, अपनी कृति, अपना संघर्ष का बयां करते हैं और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। या तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, उनको भी बोलते हैं प्लीज सर, प्लीज गिव मी समटाइम्स, मैंने बुला करके हम आमंत्रित करते हैं और उनसे मैंने उनकी मनोदशा को बच्चों के बीच में अभिव्यक्त करवाते हैं। जी ओके सर, अभी जो है एडमिशन सत्र चल रहा है हर जगह पे, तो उसके बारे में बताएं आप दर्शकों को कि जो एडमिशन है उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या उसके लिए विशेष एग्जामिनेशन लेते हैं आप लोग या फिर जो है डायरेक्टली एडमिशन होता है? नहीं, मेरे यहाँ डायरेक्टली नहीं। मैं सबसे पहले शंका निवारण कर दूं कि हम आज तक न कोई प्रचार, न प्रसार, न पोस्टर, न बैनर, न पंपलेट हमने कहीं, न माइकिंग कहीं नहीं किया है, ठीक है। हमारी गुणवत्ता ही लोगों को खींच करके समझे कि लाती है, ठीक है। और जैसे बच्चे आए तो बच्चों से टेस्ट लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू, समझिए कि वैसे अभी सरकार की पॉलिसी है कि अकॉर्डिंग टू एज, माने उम्र सापेक्ष एडमिशन लेना ना, लेकिन हम उम्र निरपेक्ष लेते हैं, वो उसमें सुधार करते हैं, फिर समायोजन करते हैं। जी, तो एडमिशन का जो बच्चे का उम्र होता होगा वो किस उम्र से किस उम्र के बच्चे का? अभी तो एनईपी में है कि 3 वर्ष के बाद आप नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं, 4 वर्ष का है तो एलकेजी में, 5 वर्ष का है तो यूकेजी में, 6 वर्ष का है तो कक्षा 1 में। जी, अच्छा, पठन पाठन जो यहाँ पे होती है वो कौन सी क्लास के बच्चों से लेके कौन सी क्लास के बच्चों तक की पठन पाठन यहाँ? अभी नर्सरी से लेके क्लास 10 तक हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ +2 का नेक्स्ट में हमारा सब कुछ हो रहा है, तो शायद उम्मीद रखिए कि अगले सत्र से हम +2 का भी कक्षा चलाएंगे। जी, एडमिशन ओपन आपके यहाँ पे है या अगर है तो कब से कब तक है? ज़्यादा दिन
नहीं रहेगा मेरे यहाँ, क्योंकि वैसे भी हाउसफुल चल रहा है और अपनी क्षमता से ज्यादा एडमिशन लेना बेमानी है जी। तो यही अप्रैल में ही मैंने समझ के समाप्त हो जाएगा, लास्ट तक रखिए। वो 25 के आसपास तक मेरे यहाँ हर साल ऐसा ही होता है। हम हमेशा एडमिशन नहीं लेते हैं जी। लगभग इस महीने में अप्रैल जो सत्र का पहला महीना होता है सेशन का, और उसी में हमारा साहब एडमिशन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं कितने डिस्टेंस के, मतलब कितने दूरी से स्टूडेंट आपके वो यहाँ 20-22 किलोमीटर 20 किलोमीटर के सर्किल में मेरे पास 20-22 गाड़ियाँ हैं। तो लगभग 20-22 किलोमीटर के सर्किल में मेरा परिवहन व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टिंग सब है सिस्टम। अच्छा, किसी स्कूल्स की ये भी समस्याएं होती है ट्रांसपोर्टेशन में, कोई भी टेक्निकल इशू हो जाने के बाद जो है वो एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसमें टेक्निकल इशू है, फॉल्ट है, तो इसीलिए वो बाधित कर देते हैं। तो इसके लिए नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अगर हमारे पास अपनी नितांत निजी गाड़ियां हैं मेरे पास, लेकिन अगर वह किसी कारणों से तकनीकी खामियां उसमें आती है तो हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, देन उसको हम भेजते हैं फील्ड में। जी, एक बार सर दर्शकों को आप बता दें कि अपने स्कूल के बारे में और जो भी कुछ खास अपील है वो आप। मैं पुनः आप सबसे प्रथम सारे दर्शकों को मैं रानी पब्लिक स्कूल झपुरा मधुबनी की ओर से मैं नमस्कार अर्पित करता हूं, और मैं अपनी भावनाएं संप्रेषित करता हूं कि वो स्कूल के चुनाव में अपने बच्चों के मंगलमय भविष्य के लिए पारदर्शी रहें और पूरी समीक्षा के बाद ही कहीं नामांकन लें। मैं दुराग्रह नहीं करूंगा कि फलानी जगह ही एडमिशन लीजिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से समीक्षा करके ही कहीं नामांकन लें। किसी के कहने से या सिफारिश से या दबाव में नामांकन नहीं करें। अपनी अंतरात्मा जो बोले उसी आधार पर नामांकन लें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो बात है काफी लंबी बातें चली हैं, और सर के सानिध्य में जो है निरंतर स्कूल जो है दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल वो प्रगति के राह पे चल रहा है।